हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर हम अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, बहुत जबरदस्त हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको पिछला लेक्चर बहुत शानदार तरीके से समझ में आ चुका होगा कि अनपेड सेलर कौन होता है। राइट, सेक्शन 45 सब सेक्शन 1। ठीक है सर, समझ में आ गया। बहुत ही मजेदार लेक्चर था। जिस सेलर को, जिस दुकानदार को अगर 1 रुपया भी अनपेड रह जाता है, कितने रुपए? 1 रुपया, 1 पैसा भी अनपेड रह जाता है, याद हो तो मोहब्बत की कोई परसेंटेज नहीं होती। तो अगर 1 रुपया 1 पैसा भी अनपेड रह गया है तो वो सेलर क्या कहलाया जाता है? अनपेड सेलर कहलाया जाता है। और हम इस चैप्टर को किसकी नजरों से पढ़ रहे हैं? हम इस चैप्टर को सेलर की नजरों से पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, मजेदार बात थी। राइट, आज और अभी बढ़ाते हैं अपना अगला कदम। राइट, इस चैप्टर का जो बताता है हमें कि अनपेड सेलर का राइट क्या है, अधिकार क्या है। ठीक है ना? राइट, तो कुछ कुछ बातें बिल्कुल वैसी हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? यानी कि वो राइट्स एंड वो रेमेडीज जो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अब तक पढ़ चुके हो, सेक्शन 73, 74, 75, सब बिल्कुल डिट्टो वैसे का वैसा ही है। चिंता की कोई बात है ही नहीं। राइट, तो देखिए स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा है। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, यानी अनपेड सेलर जो है, जिसको भी 1 रुपया भी नहीं मिला, उसके क्या राइट्स हैं? सेक्शन 46 बोलता है सर उसके 3 राइट्स हैं। बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। सर राइट ऑफ लियन, अभी बताऊंगा क्या होता है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा पढ़ के। रास्ते में रोक लेना। राइट ऑफ रीसेल, ये तो सबसे बड़ा राइट है ही, कि अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं किसी और को बेच दूंगा। ठीक है ना? फिर राइट अगेंस्ट द बायर, यानी कि ग्राहक के खिलाफ क्या राइट है? पैसे निकाल, पैसे निकाल। ठीक है ना? और डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, कि अगर वो ग्राहक सामान एक्सेप्ट नहीं करता तो मैं उसके खिलाफ केस कर सकता हूं। तो चिंता की कोई बात नहीं भाई बहनों, चिंता की कोई बात नहीं है। एक एक करके ध्यान से आगे बढ़ेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, तुमने अकाउंट्स है ना पढ़ी है, महारथी हो ही तुम। ठीक है ना? और चार्टेड अकाउंटेंट भी बनने वाले हो, तो इतने बड़े तुम अकाउंट के महारथी हो। ठीक है? राइट, अकाउंटेंट बनोगे, वो भी चार्टेड, नाम में भी अकाउंटेंट होगा। तो भाई इससे बड़ी बात क्या होगी? हमसे आगे कोई हो ही नहीं सकता अकाउंट्स में। ठीक है ना? तो ये बात बताओ, क्या तुमने, बच्चों वाली बात, क्या तुमने शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ा? सर 12th में पढ़ा था। ठीक है ना? और अब भी पढ़ा है। उसमें अगर, बहुत ध्यान सुनने बात, उसमें अगर किसी भी शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल दे दिया, मान लो सब्सक्रिप्शन मनी दे दिया, अलॉटमेंट मनी दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, समझ रहे हो बात को? सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं करी तो कंपनी क्या कर सकती है? बताओ। सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं हुई, कंपनी क्या करेगी? सर बच्चों वाली बातें पूछ रहे हो सर आप हमसे आज, है ना? ऐसी बात करती छोटी। कंपनी क्या करती है? कंपनी उन शेयर्स को फोरफीट कर लेती है। ठीक है ना? याद आ रहा है ना? कंपनी शेयर कर लेती है, फोरफीट कर लेती है। फिर आप एंट्री डालते हो फोर फीचर की। सर फोर फीचर की एंट्री बड़ी दिक्कत होती थी सर, है ना? राइट, तब तो समझ चुके होंगे ना? तो फोर फीचर की आप एंट्री डालते हो और कंपनी उसे क्या कर लेती है? फोरफीट कर लेती है। तो जहां आप कंपनीज एक्ट में, कंपनीज लॉ में, कंपनी की अकाउंटिंग में फोरफीचर बोलते थे, एक्चुअली में जो फोरफीचर का जो कंपनी का अधिकार है कि भैया पैसे नहीं दिए तुमने तो मैं क्या करूंगा? तो मैं तुम्हारे शेयर को फोरफीट कर लूंगा। राइट, और कब तक फोरफीट करके रखूंगा? जब तक मुझे पूरे पेमेंट ना आ जाए। ठीक है ना? और हम उस क्वेश्चन में देखते थे, अगर पैसे शेयर होल्डर से वापस नहीं आते तो कंपनी उन शेयर्स का क्या करती है? कंपनी उन शेयर क्या कर देती है? ठीक है, अपने डिलीट कर देती है उन शेयर्स को। राइट, पीएनएल से राइट ऑफ कर देती है ना मुन्ना ना। क्या करती है? सर तुम्हें पता है, कंपनी उन शेयर को रीसेल किसी और को बेच देती है। तो यही तो राइट है, रीसेल का राइट। ठीक है, तो यही तो हमें पढ़ना है। ठीक है, राइट टू फोरफीचर और राइट टू रीसेल, जो हम कंपनीज अकाउंट में करते आ रहे हैं। नलायकों, वही काम यहां करना है, सिर्फ नाम बदल दिया, रिश्ता वही, सोच नहीं। जिसे आप अकाउंट्स में राइट टू फोरफीट बोलते हो या फोरफीचर ऑफ शेयर बोलते हो, उसे लॉ में क्या बोला जाता है?
उसे लॉ में बोला जाता है लियन। क्या बोलते हैं सर? क्या बोलते हैं? राइट ऑफ लियन। यानी कि हिंदी शब्द भाषा में मैं सामान को, गुड्स को क्या कर सकता हूं? जब्त कर सकता हूं। है कि नहीं बात? क्या कर सकता हूं? जब्त कर सकता हूं। अगर कोई भी गुड्स तुम्हारे पास है और तुम्हें उसके पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया पहले भी, ठीक है ना, तो आप इसको अपने पास रखो दिल से लगा के, दे मत देना बायर को। बायर को क्या बोलोगे? भैया गुड्स मेरे पास रखे हैं, तूने भले ही मुझे एडवांस मनी दे दिया हो, भाई साहब जब तक आप पेमेंट नहीं दोगे ना, पेमेंट, ठीक है, जब तक आप पैसा नहीं दोगे पूरा, तब तक अपन गुड्स नहीं देने का तेरे को। है कि नहीं बात? तो जब तक पैसे पूरे नहीं आएंगे, 100% एक एक रुपया पाई पाई वापस ना आ जाए, पेमेंट ना हो जाए, तब तक मैं गुड्स को तुम्हें नहीं दूंगा। तो इसका मतलब तुमने गुड्स को अपने पास रखा, दिल से लगा के रखा, तिजोरी में रखा, तो इसको क्या बोलते हैं? राइट टू फोरफीट। तुमने गुड्स को, शेयर्स को फोरफीट कर लिया, ठीक है, और तब तक फोरफीट करके रखोगे जब तक सामने वाला पूरी पेमेंट, पूरे पैसे ना दे दे। ठीक है, तो शेयर्स में भी, कंपनी अकाउंट से भी तो यही करते हैं, राइट से बोलते हैं राइट टू फोरफीचर ऑफ शेयर। आपने क्या किया? शेयर को जब्त कर लिया। ठीक है ना, समझ में बात? अब कानूनी भाषा में देखो क्या लिखा है। कानूनी भाषा में क्या लिखा है? लियन मीन्स, क्या मतलब वो लियन का? लियन मीन्स द राइट टू रिटेन, यानी अपने पास जब्त कर लेना। तो इसके सिनोनिम्स क्या बन सकते हैं? रिटेन कह दो, जब्त कह दो, फोरफिट, फोरफिट हम सुनते हैं ना। पोजेशन, पोजेशन समझ गया ना, अपने पास रखना। राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स अंटिल, अंटिल, जब तक कि पैसे पूरे ना आ जाएं। फुल प्राइस, क्या लिखा है? जब तक पूरे के पूरे 100% पैसे मेरे पास नहीं आ जाएंगे, सेलर के पास नहीं आ जाएंगे, तब तक मैं उन शेयर्स को जब्त करके रखूंगा, उस गुड्स को जब्त करके रखूंगा। ठीक है ना। अब इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? ठीक है, इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज ये है, गुड्स मेरे पास होने चाहिए, है ना। सबसे बड़ी चीज तो है कि गुड्स किसके पास होने चाहिए? मेरे पास होने चाहिए। अब ये बताओ, ये गुड्स अगर मेरे पास होंगे तभी तो मैं इसको क्या कर पाऊंगा? जब्त कर पाऊंगा, अपने पास रख पाऊंगा। है कि नहीं बात? अगर गुड्स मेरे पास नहीं होंगे, ट्रक वाले को दे दिया, बायर के पास चले गए, तो फिर मैं राइट ऑफ लियन नहीं लगा सकता। यानी सिंपल सी बात, अगर मैं क्लास में हूं, ठीक है, और तुम्हें मुझे जब्त करना है, मुझे पकड़ना है, तो मुझे पकड़ के तो तभी रखोगे जब मैं यहां हूंगा। अगर मैं यहां से भाग गया, ठीक है ना, अगर मैं यहां से भाग गया तो बताओ, तो बताओ, तो कैसे पकड़ोगे मुझे? नहीं पकड़ पाओगे ना। समझ में ना बात? तो जब तक मैं तुम्हें दिख रहा हूं, जब तक मैं क्लास में हूं, तब तक एक एक बच्चा मुझे दरवाजा बंद करके पकड़ सकता है कि सर जाने नहीं देंगे आपको। है कि नहीं बात? आपको यहीं रहना पड़ेगा। तब तक आप मुझे क्या कर सकते हो? जब्त कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो, मेरी पोजीशन अपने पास रख सकते हो। सर हम आपको पकड़ के रखेंगे, लेकिन उसके लिए क्या होना जरूरी है? उसके लिए मेरा तुम्हारे पास होना जरूरी है। अगर मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, चला गया, तो एक बार मैं क्लास से भाग गया, है ना, गाड़ी निकाली और बाय बाय, सी यू बच्चों, बाय बाय, एक बार मैं यहां से निकल गया, तो फिर राइट टू फोरफिट आप मेरे ऊपर नहीं लगा सकते। फिर आप मेरे ऊपर राइट टू फोरफिट नहीं लगाओगे, फिर दूसरा राइट लगाओगे जो मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो राइट टू फोरफिट तभी लगता है जब मैं आपके पास होऊंगा और आप मुझे पकड़ सकते हो। तो आप मेरे लिए ये गाना गाओगे, जाने नहीं देंगे तुझे, देंगे तुझे जाने नहीं। याद है ना 3 का गाना? तो यही गाना यहां पर लगता है। कौन सा गाना? जाने नहीं देंगे तुझे, राइट। तो ये गाना गाते हुए आप मुझे जाने मत देना, तो इसका मतलब जज की नजरों में, कानून की नजरों में आपने कौन सा राइट लगाया मेरे ऊपर? राइट टू फोरफिट। ठीक है ना, राइट टू जब्त, जो आप शेयर्स में करते आए हो। आई होप बात समझ में आ चुकी होगी। बहुत डिटेल में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। इसका मतलब राइट टू फोरफिट लगाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? राइट टू फोरफिट लगाने से पहली रिक्वायरमेंट है गुड्स इन द पोजीशन, जो मैंने आपसे अभी अभी दिखाया। यानी मैं यहां पे हूं, तभी आप मुझे फोरफिट कर पाएंगे, रोक पाएंगे। यानी गुड्स सेलर की पोजीशन में होना चाहिए, वो उसके हाथों में होना चाहिए, वो उसके गोडाउन में होना चाहिए। ठीक है ना, वो इस पोजीशन में हो कि उन्हें वो जब्त कर पाए, ताला लगा पाए। और लियन कब तक रखना है? लियन जब तक रखना है जब तक आपके पास पेमेंट ना आ जाए उसकी। जैसी पेमेंट आ गई,
तो फिर बायर का ये राइट जिंदा हो जाता है कि बायर आपसे सामान वापस मांगेगा। बायर कहेगा भैया पेमेंट दे दिया ईमानदार से, चल पैसे निकाल, सॉरी चल गुड्स निकाल। समझ में ना बात। अब देखो केसेस वेयर राइट ऑफ लियन एक्साइज, ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पे आप फोर फीचर का राइट, ठीक है, हम समझने के लिए क्या बोलेंगे, हम समझने के लिए बोलेंगे फोर फीचर। समझ में ना बात। लेकिन एग्जाम में फोर फीचर मत लिखना, फोर फीचर अकाउंट्स में लिखते हैं, यहां क्या लिखना पड़ेगा एग्जाम में, लियन, राइट, आई लव लियन, राइट। कब लगाओगे फोर फीचर का राइट, फोर फीचर का राइट सबसे पहला, गुड्स विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट। स्टिपुलेशन मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, नियम कायदा, ठीक है ना। राइट टू फोर फीचर कब लग सकता है, जब विदाउट स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब क्या वो बताओ, विदाउट स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, यानी कि मैंने क्रेडिट पे नहीं बेचा। अगर मैंने क्रेडिट पे नहीं बेचा तो मैंने गुड्स कैसे बेचा होगा, मैंने गुड्स कैश में बेचा होगा। तो विदाउट स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट के आगे क्या लिखोगे, दैट इज गुड्स सोल्ड ऑन कैश बेसिस। तो मैंने सामान को कैसे बेचा है, कैश बेसिस पे बेचा है, तभी तो राइट टू फोरफीट लगेगा। मैंने सामान को कैश बेसिस पे बेचा और ग्राहक से बोला कि भैया कैश निकाल तभी सामान दूंगा, तो वो मुझे कैश देगा तो मैं सामान दूंगा, ठीक है। तो कैश नहीं दिया तो सामान जब्त। तो मैंने अगर कैश बेसिस पे बेचा है तो मैं सामान को जब्त कर सकता हूं, क्योंकि कैश नहीं आया। और कब तक जब्त करूंगा, जब तक कैश मेरे पास आ नहीं जाता। दूसरा, अगर मैंने उसे क्रेडिट पे बेचा हो तो, ठीक है ना, अगर मैंने उसे क्रेडिट पे बेचा हो तो मुझे बताओ क्रेडिट पर बेचकर मैं फोर फीचर कब लगा पाऊंगा। क्रेडिट पे बेचा, याद है पिछली क्लास में क्या समझाया था, क्रेडिट पे बेचा 1 महीने की उधारी पर, तो जब ड्यू डेट आएगी, है ना, ड्यू डेट पे मुझे पेमेंट नहीं मिलेगी, तभी तो मैं गुड्स को फोरफीट करूंगा। यानी पेमेंट देने का, पेमेंट चुकाने का ऑप्शन तो आने दो, टाइम तो आने दो। तो जज साहब ने भी यही बोला कि भाई साहब जब आप गुड्स क्रेडिट पे बेचोगे, उधारी पे बेचोगे, ठीक है ना, तो राइट टू फोरफीट कब लगा पाओगे, व्हेन क्रेडिट पीरियड हैज एक्सपायर्ड, ठीक है ना। यानी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बट टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड। और याद आ रहा होगा, मान लो मैंने 1 अक्टूबर को सामान बेचा और कब तक की उधारी थी, 1 महीने की, और 1 नवंबर को पेमेंट ड्यू थी। तो पेमेंट ड्यू अगर 1 नवंबर को है और 1 नवंबर को अगर मुझे पैसे नहीं मिले, पैसे नहीं मिलेंगे तभी तो अनपेड बनूंगा, पैसा नहीं मिलेगा तभी तो अनपेड बनूंगा। और जैसे ही मैं अनपेड बनूंगा तो मेरा राइट जिंदा हो जाएगा कि मैं गुड्स को क्या करूंगा, जब्त करूंगा और फोरफीट करूंगा। लेकिन वो राइट जिंदा कब होगा, वो राइट जिंदा जब होगा जब क्रेडिट पीरियड, उधार का पीरियड खत्म होगा। तो 1 नवंबर को जज साहब ने क्या बोला, सेक्शन 47 ने क्या बोला, 1 नवंबर को आपका राइट जिंदा हो जाएगा फोरफीट करने का। पैसे नहीं आए भैया फोरफीट कर लो, जब्त कर लो, समझ गए। और आखिरी बात तो इतनी जबरदस्त है, और आखिरी बात इतनी जबरदस्त है आपको बताने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पढ़ते आ रहे हैं, तभी मैं आपको बार बार कहता आता था चिंता मत करो, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया तो सेल्स ऑफ गुड एट तो आधा यूं ही खत्म हो जाएगा, डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है। इंसॉल्वेंट, अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, शिवाजी दबाओ सर, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं ना सर, रोलेक्स की घड़ी भी आपकी प्रॉपर्टी में आती है ना। तो बस अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो फिर क्रेडिट पीरियड को खत्म करने की भी जरूरत नहीं है। ये मैंने डिटेल में लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाया आपको। तो क्रेडिट पीरियड भी खत्म करने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट पीरियड से पहले ही क्या कर दो, खेल खत्म, राइट। आप तभी फोरफीट कर लो क्योंकि आपको पता है पैसे वापस नहीं आएंगे, कोर्ट में जाके लाइन में लगना पड़ेगा। तो अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो टेंशन खत्म। किस चीज की टेंशन खत्म, कैश पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, क्रेडिट पीरियड खत्म हो जाने दो, ना मुन्ना ना, अब कैश आना ही नहीं है, सोचना ही मत कैश के बारे में, पैसे के बारे में, पैसा वापस आएगा। तभी इंसॉल्वेंट होती राइट टू फोरफीट कर लेना, ठीक है। क्योंकि अगर राइट टू फोरफीट नहीं किया और बायर के पास सामान पहुंच गया तो फिर वो सामान के ना पैसे आएंगे आपके पास, ना सामान आएगा। कोर्ट की लाइन में लग के जो भी है ना, आधा 10% 20% जो भी है, फिर वो ही मिलेगा। तो जज साहब ने कहा भाई अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मानना कि सामान बायर को दे दिया इंसॉल्वेंट होने के बाद, इंसॉल्वेंट होते ही क्या कर दो, राइट टू फोरफीट, ठीक है ना, राइट ऑफ लियन लगा दो, अपने पास जब्त कर लो गुड्स को। आई होप बात बहुत बढ़िया तरीके से, तहजीब से आपके दिमाग में, घुटनों में फिट हो चुकी होगी कब मैं राइट ऑफ लियन लगा सकता हूं, ठीक है जी बात, राइट। और एक बात आप जानते ही हैं जो हमेशा से मैं कहता आता हूं, मेहनत और प्रयास को अपनी रोज की आदत बना लो।
ठीक है ना। मेहनत, बस मेहनत करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। एक बहुत बढ़िया कोट चलती है, हार्ड वर्क बीट्स, है ना, टैलेंट। यानी अगर आपको लगता है कि मैं टैलेंटेड नहीं हूं, ठीक है ना, तो भी आप जीत सकते हैं, जंग में विजय पा सकते हैं अगर आप उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो मेहनत वो है कि अगर कोई आपसे ये भी बोल देना भाई टैलेंटेड नहीं है बंदा, तो आपकी मेहनत उसको ओवरकम कर देगी और आप जीत की तरफ बढ़ जाओगे, ठीक है। समझ में आई ना बात, राइट। क्योंकि जो नशा जीत का होता है ना, और विनिंग करने का जो नशा होता है ना, वो जो खुशी होती है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होती है। तो उस खुशी को पाने के लिए, महसूस करने के लिए, जब रिजल्ट आए तो सामने स्क्रीन पर लिखा होना चाहिए रैंक पास। समझ में आई ना बात, तभी मजा है। तो इसी उम्मीद के साथ अगला कदम बढ़ाते हैं, सेक्शन 48 पे आते हैं। वाह। वेयर एन अनपेड सेलर हैज मेड द पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स, he may exercise his right of lien on remainder। ये बताने वाली बात है, बताने वाली बात है क्या भाई और बहनों, बताने वाली बात है क्या। अगर एक बंदे ने, सेलर ने आधा सामान तो दे दिया बायर को, जानते हो ना आधा सामान, फिर से एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। ये है, इसमें से मान लो पूरा पैकेट है, पूरे पैकेट में से मैंने आधा सामान, कुछ सामान किसको दे दिया, बायर को दे दिया, ठीक है। ले भैया बाहर घर ले जा, बाहर के पास घर पहुंच गया सामान। अब बाकी आधा मेरे पास है, उसने पैसे नहीं दिए, तो कानून मुझे इजाजत देता है कि भाई जब तक पैसे ना आ जाए, तो जो गलती कर दी आधा सामान देके, भाई ये आधा मत दे देना, इस आधे के साथ, है ना, क्यों जाती कर रहे हो। जब तक पूरे पैसे ना आ जाए ना, बायर को बोल देना ये आधा सामान तभी पहुंचाऊंगा जब पूरे पैसे आएंगे, पहले वाले के भी और इसके भी। तो राइट ऑफ लियन आपका जिंदा रहेगा, चाहे आपने पार्ट डिलीवरी कर दी हो। वेयर अनपेड सेलर हैज मेड द पार्ट डिलीवरी, आपने पार्ट डिलीवरी कर दी ना, ठीक है, आधा सामान दे दिया। ही में एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन ऑन रिमाइंडर, यानी कि जो बच रहे हैं उस पे आप जब्त करने का राइट लगा सकते हैं, जब तक की, ठीक है, इतनी बात समझ में, जब तक की पार्ट डिलीवरी को ही, है ना, पूरी डिलीवरी 100% की तरह ना मानी जाए, अनलेस सच पार्ट डिलीवरी हैज बीन मेड अंडर सर्कमस्टेंसेस टू शोन एज एग्रीमेंट टू वेव द लियन। समझ गए। यानी कि जब तक की आधी डिलीवरी, गुड्स की आधी डिलीवरी जो मैंने बायर को की थी, सर्कमस्टेंसेस ऐसे शो किए गए, सर्कमस्टेंसेस में ऐसा माहौल बनाया गया कि आधी डिलीवरी को यह माना गया कि भाई इक्वल टू फुल डिलीवरी है, ये भी तुम्हारे हैं और जो बचा हुआ है ना वो भी तुम्हारा है। या फिर पार्ट डिलीवरी के सर्कमस्टेंसेस को ऐसे क्रिएट किया गया कि मैंने बायर को ये बोल दिया भाई ये 3 तो तेरे हैं ही, घर ले जा, कोई टेंशन नहीं है, तू भाई है मेरा, तू भाई है मेरा, कोई टेंशन नहीं है, ये 3 तो तेरे हैं, साथ साथ जो मैंने बचा लिए हैं, जो मैंने बचा लिए हैं ये कभी भी ले जाना यार, दिल बहुत बड़ा मेरा, कभी भी ले जाना, ठीक है। किसी नौकर को भेज देना, एम्प्लॉय को भेज देना, कभी भी ले जाना, खुद आ जाना, कभी भी इनको ले जाना, मैं ये अपने पास जब्त करूंगा ही नहीं, ये भाई यहीं पड़े हैं तेरे लिए, ठीक है ना, जब मर्जी हो ले जाना। यानी सर्कमस्टेंसेस कैसे क्रिएट कर दिए कि जो आधे बचे हुए मेरे 3 पेन है, आधे बचे हुए जो मेरे 3 पेन है, ठीक है ना, उनके लिए भी मैं अपना राइट वेव कर देता हूं। समझ में ना बात। ऐसी सर्कमस्टेंसेस बनाई टू शोन एन एग्रीमेंट टू वेव द लियन, मैं बाकी बचे हुए के लिए अपना राइट वेव कर रहा हूं। वेव का मतलब आप जानते हो, पढ़ते आ रहे हो, माफ कर रहा हूं हमेशा के लिए कि भाई मैं कभी राइट ऑफ लियन लगाऊंगा ही नहीं बचे हुए 3 पेन पर। सर समझ गए, ठीक है, मजेदार बात थी, राइट। अगला देखो, अगली बात सेक्शन 49, ठीक है ना। छोटी छोटी बातों को पूरे एक सेक्शन में बना रखा है, बताओ एक ही सेक्शन में यार बात लिख देते है कि नहीं बात, एक ही सेक्शन बनाते। सेक्शन 45 क्या सेक्शन होता है वो, अनपेड सेलर। तो 45 के अंदर ये बात लिख देते, 45 में कुछ, 46 में कुछ, 7 में, 8 में, 49 में, यार एक ही सेक्शन में करता है, आसानी से एक ही बात याद रखनी पड़ती। पर वो कानून ही का जिसमें कानून हमसे मजे न ले, है कि नहीं बात। तो अलग अलग सेक्शन बना रखे जबरदस्ती के। सेक्शन 49 बहुत ही मजेदार बात, केसेस अंडर विच सेलर लूज हिज राइट ऑफ लियन। सेलर अपना राइट क्या कर दे, लूज कर दे, या ये बोल दे, या कुछ ऐसा हो जाए कि सेलर के साथ सेलर बोल दे भाई अब मैं गुड्स को जब्त करने का ही नहीं हूं, ठीक है, या कानूनी तौर पर वो गुड्स जब्त हो ही नहीं सकते। अब देखो ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे पहला मान लो ये है एक एग्जाम्पल, वहां सर मजा आ गया।
ये है मिस्टर कचालू, ठीक है जी, राइट। और ये है मिस्टर चालू। अच्छा सर, मिस्टर कचालू ने गुड्स बेचे, अब मान लो कितने रुपए के बेचे है ना, गुड्स ऑफ ₹1 करोड़, 1 कलोल ले लो कोई बात नहीं, 1 कलोल, ठीक है। मिस्टर चालू ने सारी पेमेंट कर दी लेट से, राइट। अभी भी ₹1 पेंडिंग है, समझाने के लिए बोल रहा हूं, अभी भी कितना पेंडिंग है, ₹1 पेंडिंग है। अब लेकिन सबसे जरूरी चीज, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ लियन के लिए गुड्स का होने चाहिए। तुम जवाब दोगे अब, राइट ऑफ लियन यानी गुड्स को जब्त करने के लिए गुड्स होने कहां चाहिए? सर मैं बताऊंगा सर। हाँ बताओ बेटे। सर गुड्स तभी जब्त हो सकते हैं राइट ऑफ लियन के लिए जब गुड्स मिस्टर कचालू के गोडाउन में पड़े हों, ठीक है जी। कहां पड़े हों? गोडाउन में पड़े हों। तो मिस्टर कचालू के गोडाउन में जब गुड्स पड़े होंगे तभी वो उन्हें फोरफीट कर पाएगा, क्योंकि फोरफीट करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है गुड्स अपने पास होना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो गुड्स इनके पास पड़े हैं, पेमेंट ₹1 पेंडिंग है, तो मिस्टर कचालू चाहे तो गुड्स को जब्त कर सकते हैं जब तक कि उन्हें पूरे पैसे ना आ जाए। अब 49 क्या बोलता है? 49 ये बोलता है सर गुड्स को जब्त कब नहीं कर पाएंगे, राइट। गुड्स को जब्त कब नहीं कर पाएंगे? तो देखो पहला पॉइंट क्या कहता है, जब गुड्स को हमने किसको दे दिया? ट्रक को दे दिया, या बायर ने क्या ले लिया? लॉफुली ऑब्टेन कर लिया गुड्स को, ठीक है। समझ में आई ना बात? यानी कि आपने बुलाया सनी देओल को, ठीक है। सनी देओल भाई साहब आ गए आपके गोडाउन के पास, ये ट्रक है, ठीक है जी। ट्रक में सामान आपने लोड कर दिया, आप भी इतने खतरनाक निकले। सनी देओल कह रहा है मैं निकला गड्डी लेके रास्ते पे, सड़क में है ना, आराम से बैठ के ट्रक में बैठा आराम से, कह रहा है भैया सामान भर दो, गुड्स भर दो ट्रक में, राइट। अब सनी देओल ट्रक में गुड्स ले चुका है और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चल दिया, यानी तुम्हारे घर की तरफ चल दिया, रोड पे है, रास्ते पे और सड़क पे, ठीक है जी। तो वो भैया सनी देओल सड़क पे पहुंच चुका। अब मुझे बताओ, अगर सनी देओल सड़क पे जा रहा है, ठीक है, और तुम्हारी ओर बढ़ता हुआ आ रहा है, अब ये बताओ फैक्ट्री यहां है, क्या राइट ऑफ लियन हो सकता है? क्या राइट ऑफ लियन लग सकता है? राइट ऑफ लियन लगाने की सबसे पहली शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त है राइट ऑफ लियन लगाने की, गुड्स किसके पास होने चाहिए? गुड्स होने चाहिए सेलर के पास। किसके पास होने चाहिए गुड्स? गुड्स होने चाहिए सर सेलर के पास, तभी राइट ऑफ लियन है। अब बताओ गुड्स क्या सेलर के पास है? नहीं, गुड्स किसके पास है? ट्रक वाले के पास। और ट्रक कहां है? रास्ते में है। और अगर ट्रक रास्ते में है, ठीक है, तो फिर राइट ऑफ लियन आपका लूज हो चुका है। आइए बात समझ में आई होगी। अगर गुड्स रास्ते में पहुंच चुके हैं, ट्रक ड्राइवर के पास पहुंच चुके हैं, तो फिर आपका राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ फोरफीट खत्म हो चुका है। अब आप राइट ऑफ फोरफीट नहीं लगा पाएंगे, यही बात लिखी है। देखो क्या लिखा है, when ही मतलब सेलर डिलीवर्स द गुड टू कैरियर, कैरियर मतलब ट्रक, सनी देओल, और अदर बेली, ठीक है ना, जो उन गुड्स को बायर तक पहुंचाएगा। क्यों दे दिया उसको? ऑफ द ट्रांसमिशन टू द बायर, ताकि वो बायर तक वो गुड्स ले जाए विदाउट रिजर्विंग, सबसे खतरनाक बात, विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। राइट ऑफ डिस्पोजल याद आ रहा है? सेक्शन 25 में मैंने आपको पढ़ाया था, विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। हमने अपना राइट किसी और को बेचने का रखा ही नहीं, रिजर्व ही नहीं किया। समझने के बाद बड़ी मजेदार बात थी, ठीक है। अगली बात क्या हो सकती है? दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई आपका राइट खत्म हो गया। दूसरी बात क्या हो सकती है? दूसरी बात हो सकती है बायर, ये चालू है, चालू आपके पास आया और आपसे लॉफुली, है ना, लॉफुली गुड्स ले गया, राइट। कैसे गुड्स ले गया? कोर्ट से लिखवा लाया, कोर्ट से ऑर्डर ले आया वो, मैंने बात, किससे ऑर्डर लिया? कोर्ट से, जज से लिखवा लाया, कोर्ट से लिखवा लाया, पता नहीं क्या तिगड़म लगाई है कि नहीं बात, झोल झाल लगाया और कोर्ट से लिखवा दिया कि भाई मुझे ये गुड्स मिलने चाहिए, और जज ने लिख के दे दिया कि कुछ भी हो जाए, है ना, आपके पैसे दिलवाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ भी हो जाए फिलहाल गुड्स चालू को दे दिए जाए। और आपको पता ही मैं हमेशा से गाना गाता हूं, कानून से ऊपर कुछ नहीं, कानून से आगे कुछ नहीं, है ना, राइट।
तो आपको बताइए जज से, कोर्ट से लड़ने का, कानून से लड़ने का फायदा नहीं है। जो कानून में लिख दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। तो इसको जज साहब ने क्या नाम दिया? मुझसे लिखवाया ना। जज ने कहा भाई जब मुझसे लिखवाया है तो मैं इसे क्या नाम दूंगा? कोर्ट ऑर्डर की जगह क्या नाम दूंगा? लॉफुली ऑब्टेन। बायर लॉफुली ऑब्टेन द गुड्स। बायर ने लॉफुली, लीगली गुड्स को ऑब्टेन कर लिया। ठीक है। या फिर अगला ऑप्शन क्या हो सकता है? या फिर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। ठीक है ना, तुमने कहा सर मेरा दिल बहुत बड़ा है, और तुम्हें बताइए बड़ा दिल किसका होता है? सर बड़ा दिल होता है बड़े दिल वालों का। ठीक है ना सर, ये क्या बात हुई है ना। तो आपका दिल बहुत बड़ा है, समझ गए? यानी बिल्कुल वही जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा है। आपने अपना राइट ऑफ लियन क्या कर दिया? वेव कर दिया। ठीक है, राइट, वेवर। याद आ रहा, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था वेवर, 100% माफ। आपने अपना राइट 100% माफ कर दिया, वेव कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है ना, 100% छोड़ दिया। आपने कहा पैसे की टेंशन नहीं है भाई, भाई है तू अपना, पैसे की टेंशन नहीं है, भाई है, भाई के साथ मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, पैसे आते रहेंगे। कई बार हम लोकल दुकानदार में भी ये करते हैं, अरे सर ले जाओ सर, पैसे आते रहेंगे, सामान ही तो है, कितने का है, लाख रुपए का है ना, ले जाओ पैसे आते रहेंगे। अब आप खुद ही वेव कर रहे हो, कह रहे हो सर ले जाओ पैसे आते रहेंगे, सामान ले जाओ बस आप। तो तीसरा पॉइंट जज साहब ने क्या बोला? अगर बायर खुद ही है ना, अगर सेलर है ना, अगर सेलर खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है और अपना खुद का राइट छोड़ दे रहा है तो फिर राइट ऑफ लियन नहीं लग सकता। ठीक है जी, तो देखो यही बात लिखी है, सेलर वेव द राइट ऑफ लियन। ठीक है, या फिर बायर या उसका एजेंट ने गुड्स को क्या ले लिए? लॉफुली ले लिए। राइट, और आखिरी बात, ठीक है जी, आखिरी बात, और क्या हो सकता है ऐसा जब आपका राइट ऑफ लियन खत्म, ठीक है ना, चालू है ना, चालू, इतना चालू निकला, राइट, मन से भी, एक्टिंग से भी, दिमाग से भी, हर जगह से चालू, एक्टिंग करनी शुरू कर दी, आपके सामने हाथ जोड़ दिए सेलर के सामने, सर है ना, चालू की तरफ से चालू आ रहा है, सर मैं कह रहा हूं सर, मैं मम्मी कसम कह रहा हूं, मम्मी कसम, सर मेरी एक बात सुन लो सर, मैं जानता हूं आपके पास गुड्स पड़े हैं और आप मुझे गुड्स जब तक नहीं दोगे, जब तक मैं आपके पैसे ना दे दूं। सर प्लीज मेरी एक बात सुन लो सर। आपको पता है मेरा एक ग्राहक है, मेरा ग्राहक बिल्कुल मेरी दहलीज पे खड़ा है, ठीक है, मेरे लिए बेचारा गाना गा रहा है, दहलीज पे तेरे रखे जो कदम। वो कह रहा है सर एक हाथ ले और एक हाथ दे, मैं उससे गुड्स दे दूंगा हैंड टू हैंड और वो मुझे कैश दे देगा हैंड टू हैंड। समझना ध्यान से केस, चालू रो रहा है, ठीक है, किसके सामने? सेलर के सामने, रो रो के दिखा रहा है, कह रहा है सर मैं आपको क्या बताऊं, बस है ना, मेरे पास पैसे नहीं है सर, अभी मेरे पास पैसे नहीं है सर। ठीक है, अब ये बेचारा सेलर बहुत ही अच्छे दिल का इंसान, तो कह रहा है भाई रो क्यों रहा है, रो मत यार। वो कह रहा है सर मैं कसम खा रहा हूं सर, जैसे ही मैं एक्स को सामान बेचूंगा, जैसे ही मैं एक्स को सामान बेचूंगा, एक्स मुझे सारा का सारा कैश दे देगा और मेरे पास जैसे ही कैश आ जाएगा मैं आपकी बकाया पेमेंट झट से कर दूंगा, बकाया पेमेंट झट से कर दूंगा सर विश्वास कर लो। अब इस बेचारे का दिल पिघल गया, सामने वाला रो रहा जब इतना, सर मैं सच कह रहा हूं सर, इसका दिल पिघल गया। इसने पता क्या बोला? चल तू रो मत यार, रो मत, ऐसी छोटी बात कर दी ना, रो मत, ले जा भाई सामान ले जा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और बेच दे। ठीक है, अब सामान किसको मिल गया? सामान किसको मिल गया बताओ? सामान मिल गया चालू को, ठीक है, किसकी कंसेंट से? सेलर की ही कंसेंट से, और सेलर की ही कंसेंट से चालू ने वो सामान किसको बेच दिया? एक्स को बेच दिया। तो हम क्या लिखेंगे? चालू सोल्ड द गुड्स टू एक्स with consent of seller। ठीक है जी, विद कंसेंट ऑफ सेलर। आगे बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, चिंता मत करो, इसको थोड़ा सा और डिटेल में आगे कवर करेंगे। राइट, फिलहाल ये बात ध्यान रखो, रोध होकर, इमोशनल होकर अगर बायर, चालू बायर सेलर से परमिशन लेकर
अपने आगे वाले सब बायर को, अगर बायर सेलर से परमिशन लेकर सब बायर को सामान बेच देता है और पेमेंट नहीं दी है उसने अभी सेलर को, ठीक है ना, तब भी सेलर का राइट ऑफ लियन खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने पैरों पर क्यों कुल्हाड़ी मार दी? बायर को परमिशन देकर कि जा किसी और को बेच दे। आई होप बात समझ में आ चुकी होगी। तो चौथा पॉइंट क्या बना? बायर यानी चालू सोल्ड द गुड्स विद सेलर्स परमिशन, सेलर की परमिशन से सोल्ड कर दिया। आई होप चारों पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। यही चारों के चारों क्या है? सेक्शन 49 है कि कब अनपेड सेलर का राइट ऑफ लियन लूज हो जाएगा। अभी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब ये बात तो हो गई अलग, बिल्कुल अलग हुई, ठीक है। अब इसको लिंक नहीं करेंगे आखिरी बात से। इसमें देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है, इसलिए मैं यहां लाइन खींच देता हूं। ये बात यहां खत्म हो गई, राइट। सेक्शन 53 पे बात खत्म हो चुकी है। बायर सेल ऑफ गुड्स बाय सेल या डिस्पोज ऑफ गुड्स बाय सेल विद द कंसेंट ऑफ सेलर। सेलर ने कहा चल रो मत यार, तू ले जा। अब देखो ये बात खत्म हो गई। अब ये मजेदार बात अलग से लिखी है, इसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। सांस लो पहले, ताकि उसको लिंक मत करना नीचे से। सेलर में एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन, सेलर अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है, लगा सकता है, even though he has obtained a decree for the price of the goods। डिक्री का मतलब क्या? कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट की परमिशन आ गई, कोर्ट का ऑर्डर आ गया और कोर्ट ने उसे आश्वासन दे दिया, कोर्ट ने उसको, ठीक है, आश्वासन दे दिया भाई हम बैठे हैं, तेरे पैसे हम दिलवाएंगे। लेकिन फिर भी लॉ में ये लिखा है कि भले ही डिक्री ऑफ ऑर्डर या डिक्री ऑफ कोर्ट आ चुका है, ऑर्डर ऑफ कोर्ट आ चुका है, तब भी सेलर का राइट ऑफ लियन जिंदा रहेगा, चाहे इस बात का आश्वासन मिल चुका हो कि भाई हम तुम्हारे पैसे जरूर दिलवाएंगे। आप तब भी अपना राइट ऑफ लियन लगा सकते हो जब तक कि वाकई में पैसे ना आ जाएं। तो सेलर ये बोल सकता सर आपका नोटिस आ गया मेरे पास, तसल्ली हो गई, लेकिन मैं गुड्स तो तभी दूंगा जब वो पैसे देगा, ठीक है, राइट। तो देखो क्या लिखा है, फिर से पढ़ो। सेलर में एक्साइज इज राइट ऑफ लियन, सेलर अपना लियन लगा सकता है इवन दो ही ऑब्टेन, चाहे उसे क्या मिल चुका हो, ऑर्डर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स, कि भाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गया, नोटिस आ गया कि आपको प्राइस पक्का हम दिलवाएंगे, तब भी वो राइट ऑफ लियन लगा सकता है। सरमजेदार बात थी, मजा आ गया। आप देखो एग्जाम्पल बच्चों वाले, ठीक है ना बच्चों वाले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। पहला, ए सोल्ड सर्टेन गुड्स टू बी फॉर अ प्राइस ऑफ ₹1 लाख एंड अलाउड हिम टू पे विद इन 1 मंथ। भाई साहब 1 महीने में दे देना, देखो, ठीक है। बी इंसॉल्वेंट हो गया, और हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा, अभी ऊपर क्या पढ़ा, 3 केस में कैश में बेचा हो तो लियन लगा लेना, ठीक है। क्रेडिट पे बेचा हो तो क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया तो लियन लगा देना, और इंसॉल्वेंट हो गया हो तो भाई सब बिना सोचे समझे राइट ऑफ लियन लगा देना। ए अनपेड सेलर बन गया, क्या लगा सकता है, राइट ऑफ लियन, जब्त करेगा, फोरफीट कर सकता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ए सोल्ड अ कार ऑफ ₹1 लाख एंड डिलीवर्ड द सेम टू द रेलवे, डिलीवर्ड द सेम, ट्रेन को दे दिया, मालगाड़ी में रखी जा रही है कार, ठीक है, रास्ते में है। रेलवे रिसिप्ट वॉज टेकन इन द नेम ऑफ बी, यही गलती कर दी भाई, दिल गलती कर बैठा, रेलवे जो रिसिप्ट है ना किसके नाम पे ले लिया, बायर के नाम पे ले लिया। ओ हो, बस खत्म कहानी, ठीक है ना। नाउ ए कैन नॉट एक्साइज द राइट ऑफ लियन, ए अब राइट ऑफ लियन लगा ही नहीं सकता, फोरफीट कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? सबसे बड़ी गलती क्या करी, क्योंकि उसमें जो टाइटल है ना, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ठीक है ना, तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है जिसे हमने नाम देते हैं रेलवे रिसिप्ट, वही किसके नाम पे बना दी, बी के नाम पे, ठीक है। तो जज साहब ने क्या बोला, जज साहब ने बोला भाई तूने वो बिली किसके नाम पे बना दिया है, बी के नाम पे बना दिया है, तो बस अब तो एक तरीके से वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या दिखाता, ओनरशिप का दर्जा दिखाता, वो किसका हो गया, बी का हो गया, और ट्रेन में जो सामान रखा है वो हम तुम्हारी
ओनरशिप में, ठीक है, या तुम्हारी कस्टडी में नहीं मानेंगे तो वो राइट ऑफ लियन नहीं लगा सकता। आज बात समझ में आ चुकी होगी कि राइट ऑफ लियन लगाने के लिए बेसिक सा रूल है, गुड्स मेरे पास होने चाहिए। आई होप बात बिल्कुल धांसू तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए मिलते हैं एक नए लेक्चर में, एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ, जो हमें लेके आएगा पूरे में से पूरे नंबर। तब तक आप जानते हैं, तब तक लॉ की लैंग्वेज को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, नया करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ताकि हम एग्जाम में टॉप कर सकें। तो अच्छा, चलता हूँ, दुआओं में